क्लास 11 की अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज़, तो उसकी हमारी क्लास नंबर 2 है। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में चैप्टर 1 किया था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसका हमने लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था, जहाँ पर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था और बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये सारा का सारा डिफरेंस हो गया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो आपके दोनों टाइप के हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे के सारे हमारे कवर हो गए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो यहाँ से शुरू करेंगे और आज हम इस चैप्टर को फिनिश भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। बिजनेस इज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई बिजनेस को एस्टैब्लिश शुरू ही इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सके। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो प्रॉफिट ही करता है। तो बिजनेस में क्या क्या रोल है प्रॉफिट के, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस स्टडीज़ की एग्जाम में आपके हेडिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप हेडिंग्स और टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो आपके क्या होते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। अगर 3 मार्क्स का 3 पॉइंट दिखाइए, 4 मार्क्स का तो 4 पॉइंट दिखाइए। उसके जैसे हमने पॉइंट्स दिखाए, सबसे पहले फॉर लॉन्ग सर्वाइवल प्रॉफिट अलोन हेल्प बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बिजनेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं लंबे टाइम तक। आप खुद सोचो कि आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो, स्टार्टिंग में वो लॉस में जाना शुरू कर दिया, बट आप उसमें क्या करोगे, फटाफट से अपना बिजनेस बंद कर दोगे। तो प्रॉफिट एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इट्स जुरिस्डिक्शन। तो उसका कोई मायने ही नहीं रह जाएगा कि कोई बिजनेस हम चला भी रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू, सारे बिजनेसमैन का ये सपना होता है कि हम अपने बिजनेस को क्या करें, और भी एक्सपैंड करवाएं और भी उसको ग्रो करवाएं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस, और किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए और भी ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से हम कुछ रिटेन्ड रख लेते हैं, जो क्या बनता है, आपका सोर्स ऑफ कैपिटल बनता है। तो इट मीन्स प्रॉफिट अगर हमारा हो रहा है तो वो हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज, ओनर एंड द वर्कर। आपका मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इससे, वर्कर की भी ओनर की। तो प्रॉफिट एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज मोटिवेट होती है, ओनर भी मोटिवेट होती है, वर्कर भी मोटिवेट होता है। अब वर्कर को क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उन्हें भी क्या मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा कंपनसेशन मिल जाता है, उन्हें प्लस में बोनस मिल जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे पॉसिबल होंगी, प्रॉफिट से ही पॉसिबल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अगर मार्केट में आपको अपने प्रेस्टीज बनाना है, अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का, तो उसके लिए भी प्रॉफिट गेन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज। क्योंकि अगर आप प्रेस्टीज बनाना चाहते हो सोसाइटी में, अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हो कि हाँ लोग आपके बिजनेस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में अच्छा सोचें और आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से खरीदें, आंख बंद करके उस पर विश्वास करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लाई करना पड़ेगा एक रीजनेबल प्राइस पे, जिससे एक कस्टमर अफोर्ड कर सके, उसे खरीद सके। एम्प्लॉय को किस तरीके से आप सेटिस्फाई करोगे, उनको एडिक्वेट रिम्यूनरेशन, जितनी मतलब कि जितना भी चल रहा हो सैलरी वेजेस उतना ही देना चाहिए, एंड सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे डिविडेंड है आपका कि मतलब कि जितने भी एक सफिशिएंट प्रॉफिट में से जो भी शेयर होता है शेयर होल्डर का, तो वो भी देते रहना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेस आपका काफ़ी अगर, और ये सारी चीज़ें आप तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब आपकी प्रॉफिट एक अच्छी अर्निंग करेगी, और इन सारी चीज़ों को आप अगर फुलफिल करोगे तभी आपका जो बिजनेस है उसकी एक प्रेस्टीज बनेगी सोसाइटी के पास। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में आपका फर्स्ट हो गया इंडस्ट्री, दूसरा हो गया कॉमर्स। तो इंडस्ट्री वो चीज़ें होती हैं जो किससे डील करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। बट कॉमर्स क्या करता है, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। चलो गुड्स और सर्विसेज हमने बना तो लिया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाने के अंदर जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, कॉमर्स के अंदर। तो अब इसलिए में यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स को भी आप बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे। तो इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर सेक्टर कर लीजिए, या फिर और फिर तीसरा आपका टेरिटरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हो, बट बिजनेस में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ लेते हैं हम। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज थ्रू विच आर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है जिससे हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ को, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। तो इसमें एग्जाम्पल आपका माइनिंग, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग। अब जो सारी चीज़ें हमने प्रोड्यूस किया है प्राइमरी इंडस्ट्री में, तो उसको एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, अगर आपने कॉटन को प्रोड्यूस किया तो वो उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन वही अगर आपने उस कॉटन को यूज़ करके क्लोथ बना लिया तो उसमें में चला जाएगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। थर्ड है आपका टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प्स बिजनेस टू मूव स्मूथली। किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलने के लिए क्या होता है, कुछ सर्विसेज की जरूरत होती है। तो उन सारी चीज़ों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, टेरिटरी सेक्टर में। इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। अब बात करते हैं अपने कॉमर्स की। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। तो कॉमर्स के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर देते हैं प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती है जो भी नेसेसरी होती है ताकि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो हो, मतलब कि हमारा प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक बहुत ही ईजी वे में पहुँच जाए। अब उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो कॉमर्स के बहुत सारे फंक्शन हैं और इसको लेकर आजकल क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपके कि क्या फंक्शन है। तो रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की जो हिंड्रेंस होती है, जो एक अवरोध होती है, उसको रिमूव करवाने का काम कॉमर्स करता है। कैसे, बाय मेकिंग गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। ट्रेड के माध्यम से क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाती है। आप क्या करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, अगर प्लेस की में एक बाधा बनती है कि हाँ एक जगह से दूसरी जगह का सामान कैसे पहुंचाए, तो उसको रिमूव करने का काम कौन कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। थर्ड, अगर टाइम को लेकर प्रॉब्लम है, टाइम की जितनी भी बाधाएं हैं उसको किस तरीके से हटाया जाता है, स्टोरेज इन वेयर हाउस। स्टोरेज में सारी चीज़ों को स्टॉक जमा कर लिया जाता है और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसको क्या कर दिया जाता है, फर्दर सप्लाई कर दिया जाता है या फिर सोल्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब रिस्क की भी एक बाधा होती है बिजनेस में, तो उसको हटाने के लिए क्या आया है, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस मतलब जो भी आपके डैमेज हो गया आपके बिजनेस में, या आग लग गई या फिर एक्सीडेंट्स हो गया, चोरी हो गया, तो इन सब के लिए इंश्योरेंस करा देते हैं। तो ये जो रिस्क का हिंड्रेंस है ये भी हमारा क्या हो जाता है, अपने आप ही हट जाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। जो आपकी बैंकिंग है वो क्या करती है, जो भी फाइनेंस की पैसे की जो अवरोध होता है तो उस चीज़ को कौन हटा देता है, बैंकिंग कर देता है। और बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंड्स हमें प्रोवाइड मिल जाते हैं, चाहे हम एसेट्स खरीदने हो, रॉ मटेरियल खरीदने हो, या फिर और भी अदर एक्सपेंसेस के लिए। सिक्स्थ है आपका हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन की एक बाधा होती है कि चलो आपने बिजनेस शुरू तो कर लिया बट पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो उस चीज़ को कंप्लीट कौन करता है, एडवर्टाइजिंग। अब बात करते हैं कॉमर्स को भी हमने टू टाइप्स में इसको क्या कर दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कॉमर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और अब हम कर रहे हैं कि कॉमर्स के अंदर दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट है आपकी ट्रेड, जबकि दूसरी एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है कि आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को विद द ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब ट्रेड को भी दो कैटेगरी में इन्होंने डिफाइन कर दिया, एक तो आपका इंटरनल ट्रेड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम ये मानते हैं कि जो हमारी विद इन कंट्री जितनी भी ट्रेड होती है तो उस चीज़ को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो जब एक होलसेलर बंदा होता है वो प्रोड्यूसर से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदता है और उससे क्या करता है, वो और डीलर्स या फिर रिटेल वालों को सेल करता है, तो वहाँ पर होलसेल ट्रेड हो गया। रिटेल ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या रिलेटिवली अगर हम बात करें होलसेल से तो काफ़ी कम क्वांटिटी में खरीदा जाता है और उसको डायरेक्टली कंज्यूमर तक बेच दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आपके दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होती है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर टर्म करते हैं। तो आपका फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड हो गया, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड और थर्ड हो गया आपका इंटरपोर्ट। इंपोर्ट जब हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं किसी अनदर कंट्री से तो उसे इंपोर्ट करते हैं, जब हम उसे सोल्ड करते हैं किसी अदर कंट्री को तो एक्सपोर्ट कहते हैं। बट यहाँ पर एक नया टर्म जो इंटरपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट करने के लिए किसी अदर कंट्री को, तो वहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो इंटरपोर्ट की होती है। जैसे इंडियन फर्म्स क्या करती है, बहुत सारी गुड्स को खरीदती है अमेरिका से, लेकिन उसी चीज़ को खरीदती है वो किसको कर देती है, नेपाल को एक्सपोर्ट कर देती है। तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, इंटरपोर्ट। अब नेक्स्ट जो इन्होंने कॉमर्स को डिवाइड किया था ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं जितने भी हिंड्रेंसेज आते हैं
तो उसको हटाने के लिए, जो कि हमने पहले से ही कवर कर लिया कि जैसे आपका टाइम का है तो उसको लेकर हमने क्या बना दिया, स्टोरेज बना दिया। और अगर रिस्क को लेकर है तो इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस को लेकर है तो आपकी बैंकिंग सिस्टम होगी, तो वो सारे के सारे वहीं पे कवर हो जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर पूछते हैं तो उसी सारे पॉइंट्स को आपको दोबारा से कर देना है। अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। तो बिजनेस आप करोगे तो रिस्क तो होगा ही, क्योंकि रिस्क का दूसरा नाम ही प्रॉफिट है। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसमें क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हुई, डायरेक्टली डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि क्या पता कस्टमर के टेस्ट में के प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया, या फिर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड घट गई। तो ये सारे बिजनेस रिस्क है, कुछ पता नहीं होता कि कब आ जाए। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क कितने तरीके के हो सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी से अराइज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, अगर हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज आ जाती है। इट मे बी ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आ गए, डिमांड या प्राइस में कुछ चेंजेस आ गए, स्ट्राइक्स आ गए जिसके बारे में हमें ऑलरेडी नहीं पता। तो ये क्या होता है, एक बिजनेस रिस्क का एक नेचर बन जाता है। अब नेक्स्ट है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस। अब सारे बिजनेस, अब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो कि डायरेक्टली अवॉइड कर देगा कि हाँ भैया हमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम द बिजनेस, ये हम मान सकते हैं कि हाँ जो रिस्क का अमाउंट है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और या तो फिर रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। A third डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। हमेशा रिस्क मतलब किस बिजनेस में ज़्यादा होगा, किस बिजनेस में कम होगा, ये उस बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो उसमें लोअर रिस्क होगा, और वही अगर हम बात करें हायर लेवल का बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी हाई होगा। ऑफकोर्स जब ज़्यादा रिस्क हाई होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज रिटर्न ऑफ अंडरटेकिंग रिस्क। एक बिजनेस को प्रॉफिट इसीलिए मिलता है क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेता है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इन द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो। अब ये तो बात कर ली थी हमने कि सबसे पहले बिजनेस रिस्क के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के जो रिस्क होते हैं उसका क्या क्या नेचर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क क्यों इतना अराइज होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज जैसे हम बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल। ह्यूमन बीइंग के बाद लिटिल क्या लगभग कंट्रोल होता ही नहीं है। अगर हम बात करें नेचुरल क्लैमिटीज, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फैमिन आ गया, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस सहन करना पड़ता है। अगर हम बात करें लॉसेज ऑफ लाइफ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, या फिर बिजनेस के इनकम का भी लॉस होता है। तो ये आपके नेचुरल कॉजेज के अंदर हो गए। दूसरा क्या है, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज के अंदर जैसे हो गया अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, लाइक आपके अंदर जितने आपके कंपनी में जितने वर्कर काम करते हैं बड़े डिसऑनेस्ट टाइप के हैं, केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस दिखाते हैं, या फिर स्ट्राइक कर लेते हैं, दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन कॉजेज है जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस में रिस्क अराइज हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेज। कुछ आपकी इकोनॉमिक कॉजेज भी है, जैसे अगर आप बात करें दे आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट की कंडीशन में अगर चेंज हो गया तो ऑफकोर्स आपको लॉस में जाना पड़ सकता है। जैसे फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, क्या हुआ, डिमांड और प्राइस में क्या हुआ, कुछ फ्लक्चुएशन आ गए, कंपटीशन आ गया मार्केट में बहुत ज़्यादा, या फिर टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हो गई कि आपके प्रोडक्ट बिकने ही बंद हो गए। तो उसमें आपकी वो सारी जो चेंजेस है वो आपके इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फोर्थ है आपके फिजिकल कॉजेज, मैकेनिकल डिफेक्ट, आपके मैकेनिकल कुछ डिफेक्ट हो जाता है या फिर फेलियर्स हो जाता है, इससे भी काफ़ी बड़ा लॉस जाता है, क्योंकि इससे क्या होती है डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी कंपनी को ही पूरा लॉस वो बेयर करना पड़ता है। अब बात करते हैं जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स है जो आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्टली द सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड टाइप ऑफ द बिजनेस टू बी। फर्स्टली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस ओपन करना चाहते हो। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइन को सिलेक्ट करते हैं, देन स्केल और साइज। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा बिजनेस होगा वो किस स्केल पे होगा, क्या हम उसे लार्ज स्केल पे खोलने वाले हैं या फिर स्मॉल स्केल पे खोलने वाले। तो सेकंड पॉइंट आपको ये सोचना है। थर्ड पॉइंट आपको ये सोचना है कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कैसा होगा, क्या आप उसे आप अकेले करना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, या फिर डायरेक्टली कंपनी खोल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस जब खोलते हो ना
तो जिस चीज़ की डिमांड जिस प्लेस पे, ऑफ कोर्स आपको वहीं पर शुरू करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ बिजनेस आप चला रहे हो, तो क्या उस प्लेस पे रॉ मटेरियल बहुत ईजिली मिल जाएगा, और पावर है वहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर के क्या रेट हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजिली मिले। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अब सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर लिया, बात करते हैं फाइनेंशियल रिटर्न, पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी एक बड़ा इशू होता है। द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना मुझे फिक्स्ड असेट्स खरीदना पड़ेगा, कितना मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितने फंड्स की जरूरत है, तब जाकर फिर आप बैंक वगैरह से कॉन्टैक्ट करोगे। फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स केयरफुली, द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस व्हिच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्स इन कंप्लीटिंग लीगल। और जब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से केयरफुली एनालाइज कर लोगे, तब आप स्टार्ट बिजनेस कर सकते हो। अगर आपने कुछ इस टाइप का बिजनेस खोला जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है, तो उसमें आपको करना भी पड़ेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हो कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप में पीपल को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी खोलो तो ऑफकोर्स आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का। वैसे बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस का कोई ज़्यादा है नहीं, लगभग 10 ही चैप्टर हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेस स्टडीज़ में आप एक बार सुन लोगे ना, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, और 1 से 2 बार बस आपने नोट्स को पढ़ लेना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उनके पास भी कॉमर्स स्ट्रीम है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।